नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डीसी जनरेटर का प्रैक्टिस टेस्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट 4 का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, कौन सा अचालक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है सी, अब्रक। इसमें जो पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि मान लीजिए एक कम्यूटेटर है, डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर है, ठीक है। तो इसके जो मध्य अचालक प्रयोग किया जाता है, इसके जो मध्य में दो सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है और ये सेगमेंट है। इसके जो मध्य में दो सेगमेंट के बीच में जो अचालक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा अचालक पदार्थ होता है? उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अब्रक। इंग्लिश में बोला जाता है इसका माइका। इंग्लिश में बोला जाता है इसको माइका। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण क्या है? ये पूछ रहा है कि लगातार अगर काम कर रहा है कोई डीसी जनरेटर, तो उसका जो इंसुलेशन प्रतिरोध है, बाइंडिंग का इंसुलेशन हो या फील्ड कॉइल का इंसुलेशन हो, तो वो इंसुलेशन कम होने का क्या रीजन है? तो इसका जो मेन रीजन है, इसका आंसर जो है वो है बी, आर्मेचर एवं रॉकर आर्म पर कार्बन चूर जमा हो जाता है। क्या होता है ना, जब ये जो कार्बन का ब्रश है, उसमें जो हम लोग क्या करते हैं, डीसी जनरेटर या मोटर में कार्बन का ब्रश इस्तेमाल करते हैं। तो जब वो कम्यूटेटर से घिसता है तो छोटे 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 कण में बढ़ जाता है। वो कण क्या है, कार्बन का चूर्ण है, पूरे चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो इसका जो आंसर है ये है बी, आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा होना। कार्बन चूर्ण कहाँ से आएगा? जो ब्रश घिसता है वो कार्बन चूर्ण जो है उस पर जमा हो जाता है। किस पे? आर्मेचर पे एवं रॉकर आर्म पे। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 3 नंबर, इसमें बोल रहा है वह जनित्र स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयुक्त है। यहाँ पे खाली स्थान है, मतलब वह जनित्र या वैसा जनित्र जो बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है या उपयुक्त है। तो बैटरी चार्जिंग के लिए हमारा जो जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है ना, वो इस्तेमाल किया जाता है शंट जनित्र। ठीक है। और ये जो इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है बूस्टर में ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सीरीज जनरेटर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एज ए बूस्टर इस्तेमाल किया जाता है, और शंट जनरेटर को जो इस्तेमाल किया जाता है वो बैटरी चार्जर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर है बी। अब नेक्स्ट प्रश्न है 4था नंबर, कौन कौन से कार्य कम्यूटेशन के दौरान होता है? मतलब जो कम्यूटेशन प्रक्रिया होता है उसके दौरान कौन कौन सा काम होता है? तो ये कम्यूटेशन सबसे पहले समझ लीजिए एक लाइन में, कि जो हमारा आर्मेचर में डीसी जनरेटर के आर्मेचर में एसी करंट जो उत्पन्न हो रहा है, एसी वोल्टेज जो उत्पन्न हो रहा है, उसको जो डीसी में कम्यूटेटर बदलता है, तो एसी से डीसी में बदलने का जो प्रक्रिया है ना, वो कम्यूटेशन कहलाता है। एक लाइन में ऐसे समझ लीजिए। तो उस दौरान कौन कौन सा कार्य होता है? तो कार्य होता है, देखिए सबसे पहले जो है ऐसे समझिए, कार्बन ब्रश घिस जाता है। जब कम्यूटेशन आप करेंगे तो कार्बन ब्रश तो जरूर घिसेगा, क्योंकि कम्यूटेशन में कम्यूटेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेगमेंट से जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये भी सही है। जब कम्यूटेशन प्रक्रिया होता है ना, तो जैसे ये मान लीजिए एक कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर का सेगमेंट है, तो इसका जो कॉइल होता है ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है। ये मान लीजिए कॉइल है। ठीक है। तो जब मान लीजिए यहाँ ब्रश लगा हुआ है, यहाँ ब्रश लगा हुआ है, तो जब ये ब्रश का पोजीशन इस लोकेशन पे आता है ना, तो ये जो कॉइल है ना, ये जो कॉइल है ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये भी सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जनित्र एसी धारा डीसी धारा में परिवर्तित करता है। तो कम्यूटेशन में तो मेन जो काम होता है ये होता है ना, कि एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित किया जाता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर, आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव किसी डीसी जनरेटर के असंतृप्त पोल पर क्या होगा? आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव होगा जब उसका पोल जो है असंतृप्त हो? असंतृप्त पोल जो होता है दो कंडीशन में होता है।
एक जो होता है संतृप्त में होता है, संतृप्त में होता है, और दूसरा जो होता है असंतृप्त होता है, असंतृप्त। तो असंतृप्त जो होता है उसमें क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, और इसमें जो होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका होगा सी, इसका आंसर सी होगा। लेकिन जब आपको असंतृप्त की बात किया जाएगा, अगर मान लीजिए इस आंसर, ये अगला क्वेश्चन होगा उसमें संतृप्त की बात किया जाएगा, संतृप्त पोल की बात किया जाएगा, तो उसका होगा बी चुंबकन, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो होगा 5 का जो आंसर होगा सी होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, चलिए अब छठा नंबर देखते हैं। कौन सी क्षति लोड के साथ में परिवर्तित होता है? ताम्र क्षति, एडी करंट क्षति, हिस्टेरिसिस क्षति, वायु घर्षण क्षति। तो सबसे पहले हम ये बता देना चाह रहे हैं कि ये जो तीनों क्षति है ना, ये कांस्टेंट क्षति में आता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्षति लॉस में आता है। कांस्टेंट लॉस क्या क्यों है? क्योंकि इसका जो मान है ना, इसका जो मान है लोड धारा पे डिपेंड नहीं करता है। इसका जो मान है, ये तीनों एडी करंट, हिस्टेरिसिस लॉस और वायु घर्षण जो लॉस है, इसका जो मान है ये लोड करंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें एक आंसर जो बचा ये है हमारा ताम्र क्षति। अब ताम्र क्षति को जो फॉर्मूला से डिनोट किया जाता है आई स्क्वायर आर बोला जाता है, इसको बोला जाता है। तो अब ऐसे देखिए, इसमें बोल रहा है कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होता है। जब जनरेटर पर लोड बढ़ाएंगे तो आई का मान बढ़ेगा, जब आई का मान बढ़ेगा तो ताम्र क्षति बढ़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही आई स्क्वायर आर से होता है, मतलब करंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है ताम्र क्षति, जो कि लोड के साथ परिवर्तित होता है। बाकी जो है तीनों परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर। निम्नलिखित किस कारण से जनरेटर को समानांतर में चलाया जाता है? निम्नलिखित किस कारण से जनरेटर को समानांतर में चलाया जाता है? 2 3 4 5 जनरेटर है आपके पास उपलब्ध, तो क्या कारण हो सकता है जिससे जनरेटर को एक साथ चलाने की जरूरत पड़े, या क्या लाभ है? ठीक है, समानांतर में चलाने का। तो इसको देख लेते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं। जब और जैसे आवश्यक हो अतिरिक्त इकाई लगाने की सुविधा देता है। ठीक है, ये आंसर ठीक है कि अगर सभी जनरेटर को एक साथ चला रहे हैं, पैरेलल में चला रहे हैं, तो जब चाहे जिसको आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, मतलब जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा आप उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अगला है मरम्मत की सुविधा देता है, फलस्वरूप कम ब्रेक डाउन होते हैं। अगर आप समानांतर में चला रहे हैं तो मान लीजिए एक जनरेटर का मरम्मत की जरूरत है, तो उसको ऑफ करिए, बाकी दूसरा पर लोड ले लीजिए और उसको आप आसानी से काम कर सकते हैं। मतलब उसमें ब्रेक डाउन की जरूरत नहीं होती है, कम पड़ती है, कम ब्रेक डाउन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अलग टाइम में अलग अलग जनरेटर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगला है सप्लाई की स्थिरता रहता है। जैसे मान लीजिए कहीं सप्लाई ले रहे हैं, तो अगर आप समानांतर में हैं तो स्थिरता रहता है। जब ब्रेक डाउन कम होगा तो सप्लाई की स्थिरता रखता है। मतलब स्थिरता का मतलब ऐसा नहीं कि कभी, जैसे मान लीजिए आप एक समानांतर में अगर आप नहीं चला रहे हैं तो क्या होगा ना कि कभी ब्रेक डाउन हो गया, कभी सभी ब्रेक डाउन हो गया, कभी ऐसे हो गया, मतलब आपका जो सप्लाई है ना वो कंटिन्यूटी नहीं उसका मिलेगा, लगातार नहीं मिलेगा, स्थिर नहीं रहेगा, कभी चला जाएगा, कभी रहेगा, कभी चला जाएगा। इसलिए आप देखिएगा बड़े बड़े जो प्लांट है ना, वहाँ पे सभी अल्टरनेटर को समानांतर क्रम में मतलब ऑपरेशन किया जाता है, पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है, ताकि सप्लाई जो जहाँ पे हमारा सप्लाई दिया जा रहा है उसका स्थिरता बना रहे। और एक और लाभ है, एक और लाभ है कि जैसे मान लीजिए ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे हमको सप्लाई देना है। अब यहाँ पे 10 जनरेटर है, मान लीजिए 10 जनरेटर, सबको समानांतर में जोड़ लीजिए और एक ट्रांसमिशन लाइन से आप सप्लाई यहाँ पे भेज सकते हैं। अगर मान लीजिए सभी को पैरेलल में नहीं चलाएंगे तो इसके लिए सभी जनरेटर के लिए अलग 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 ट्रांसमिशन लाइन चाहिए, इसमें भी खर्च होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम जो इसका जो आंसर है इसका है डी, उपरोक्त तीनों तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं 8 नंबर। स्थिर चाल पर चलने वाले श्रेणी क्रम जनरेटर में भार धारा में वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? बढ़ती है। इसका आंसर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये है डीसी जनरेटर। ठीक है, इस डीसी जनरेटर में बोल रहा है कि अगर लोड बढ़ाते हैं, लोड बढ़ाने से क्या होगा? लोड जब आप बढ़ाएंगे, मान लीजिए लोड जैसे ही बढ़ाएंगे, मान लीजिए एक और लोड लगा दिए, तो जो करंट है ना, ये जो करंट है IL जो है, IL बराबर IA होता है। ठीक है, मतलब IL जो है
वो बढ़ जाएगा। जैसे IL बढ़ेगा ना तो ये क्या होगा, फाई बढ़ जाएगा, क्योंकि इसी से ये जुड़ा हुआ है, क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। जैसे आई बढ़ेगा फाई बढ़ जाएगा, क्योंकि फाई जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए या IL का कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का करंट का मान जो है सेम है। ठीक है, जैसे IA बढ़ाएं, जैसे लोड बढ़ाएं तो IA बढ़ा तो फाई बढ़ा, और जब फाई बढ़ेगा ना तो क्या हो जाएगा, जो है इजी बढ़ जाएगा। कहिए कैसे इजी बढ़ जाएगा, क्योंकि इजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो फाई होता है, क्योंकि इजी जनरेटेड वोल्टेज जो होता है फाई ZNP/60 ये होता है। ठीक है, तो फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब फाई बढ़ेगा तो हमारा इजी बढ़ जाएगा, और जब इजी बढ़ेगा, अब जाहिर सी बात है इजी जब बढ़ जाएगा तो हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है ना वो भी बढ़ जाएगा। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ये श्रेणी का जनरेटर के लिए सिर्फ होता है, शंट जनरेटर के लिए ऐसा नहीं होता है। श्रेणी जनरेटर में जब आप लोड बढ़ाते हैं तो आपका क्या होता है, IA बढ़ता है, IA बढ़ने के कारण फाई बढ़ जाता है, फाई बढ़ने के कारण इजी बढ़ जाता है, जनरेटेड वोल्टेज बढ़ जाता है, और उसके कारण क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। DC मशीन की बाइंडिंग पूर्ण पिच बाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मान लीजिए एन है, ये से एन है, ये से। अगर इसका बाइंडिंग, मान लीजिए इसका कॉइल का जो सेंटर है, एक यहाँ रखे हैं एक यहाँ रखे हैं, मतलब ये कॉइल है, ऐसे रखा जाए। ठीक है, फिर अगला जो कॉइल है एक यहाँ रखा है एक यहाँ, मतलब उसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। अगर हमारा एक एन में और एक एस में, एक एन में और एक एस में रखा जा रहा है, तो वैसे बाइंडिंग को क्या क्या बोला जाता है, पूर्ण पिच बाइंडिंग बोला जाता है। जब हम इसका बाइंडिंग का वीडियो आप देखेंगे तो क्लियर होगा कि इसमें क्या होता है। जब आप एक 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 मतलब कोई कॉइल है, एक छोर जो है आप एन में रख रहे हैं, उसका अगला छोर एस में रखा जा रहा है, तो वैसे बाइंडिंग को क्या बोला जाता है, फुल पिच बाइंडिंग बोला जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ जो है ना, इस लोकेशन से इस लोकेशन फुल होता है, फुल पिच बोला जाता है। तो ये फुल पिच पर बोला गया। ठीक है, तो ये कहा जाता है फुल पिच बाइंडिंग कहलाती है जब बाइंडिंग पिच, बाइंडिंग का जो बाइंडिंग था ना, मेरा कंडक्टर जो था उसका जो है, उसका पिच जो है पोल पिच के बराबर हो। फुल पिच कहलाएगा क्या, जब इसका जो है, इसमें पोल पिच क्या हो गया, यहां से यहां हो गया, इसका दूरी और इसका दूरी पोल पिच कहलाएगा। और ठीक है, और जब इसका इसके बराबर इसका बाइंडिंग का पिच हो गया, मतलब एक बाइंडिंग यहाँ एक बाइंडिंग यहाँ रखाएगा, तो उसको क्या बोला जाता है, फुल पिच बाइंडिंग बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है ए, इसको बोला जाता है फुल पिच बाइंडिंग। फुल पिच बाइंडिंग कब बोला जाएगा, जब बाइंडिंग पिच और पोल पिच समान हो। नेक्स्ट है, एक विलगित उत्तेजित मतलब सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, बाह्य कुंडली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, बाह्य क्षेत्र बाइंडिंग प्रयोग की जाती है, ये भी आप ठीक कर सकते हैं। इसमें बाह्य कुंडली की बात कर रहा है। ठीक है, बाह्य कुंडली, अब इसमें फील्ड कॉइल की बात नहीं किया है, आर्मेचर कॉइल की बात नहीं किया, तो हम ये मान के चलते हैं फील्ड कॉइल की बात किया है, तो ये भी ठीक है। ये भी कॉइल इसमें क्लियर कर दिया, क्षेत्र बाइंडिंग की बात किया। अब अगला है, क्षेत्र बाइंडिंग को बाह्य DC स्रोत से उत्तेजित किया जाता है, ये भी ठीक है। ठीक है, क्षेत्र बाइंडिंग स्व उत्पादित होता है, नहीं ये गलत है। आप देखिए इसमें 3 आंसर सही है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो करेक्ट है ना वो है सी, सेपरेटली एक्साइटेड जो होता है, जो बाह्य बाइंडिंग होता है, जो बाहरी सोर्स, बाहर में जो हमारा मतलब अलग से जो बाइंडिंग किया गया है फील्ड उत्पन्न करने के लिए, उसको हमारा जो है DC स्रोत से कनेक्टेड किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ना, ये होगा सी। अगर ए नहीं रहेगा तो फिर आगे हम देखेंगे कौन सा होगा, लेकिन अभी जो इस प्रश्न में जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है, शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का DC जनरेटर है, खुला, श्रेणीबद्ध, शंट, सकारात्मक। तो इसमें आप समझ सकते हैं खुला टाइप का कोई जनरेटर नहीं होता है, श्रेणीबद्ध कोई जनरेटर नहीं होता है, और सकारात्मक कोई जनरेटर नहीं होता है। तो हमारा आंसर होगा इसका सी, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का DC जनरेटर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शंट। ठीक है, इसका आंसर है सी। दो नजदीक पोल के बीच की दूरी का केंद्र कहा जाता है,
दो, हम अभी क्या कर रहे थे, पिछला प्रश्न में इसका डिस्कशन भी कर रहे थे हम लोग कि क्या होता है कि जैसे ये सॉरी ये पोल है, मान लीजिए एन है, एक यहाँ है एस है, ये एन है और ये एस है, इसके और इसके बीच का जो दूरी होगा ना वो क्या कहलाएगा, पोल पिच कहलाएगा। ठीक है, और बाइंडिंग पिच और पोल पिच का जब डिस्टेंस दोनों सेम हो जाता है, मान लीजिए बाइंडिंग है, तो उसको कहा जाए पूर्ण पिच बाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका डिस्कशन नहीं करके यहाँ पे सिर्फ हम देखेंगे दो नजदीकी पोल के बीच की दूरी का केंद्र, दूरी का केंद्र क्या है, केंद्र तो हमारा यही है। ठीक है, कहलाता है पोल पिच कहलाता है।